हाय फ्रेंड्स, मैं अभी सुंदरकर एकेडमी इस यूट्यूब चैनल में आपका मनपूर्वक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए अभी मैं एजुकेशनल, मोटिवेशनल और जो भी कल्चरल एक्टिविटीज के वीडियोज रहेंगे वो आपको देने का प्रयास करूंगा। क्योंकि आज तक मेरे पहले वीडियो जो थे वो मराठी लैंग्वेज में थे, तो बहुत सारे लड़कों ने कमेंट्स किया कि सर आप अपने वीडियोस हिंदी में भी बनाओ, इसीलिए मैं अभी हिंदी में अपने वीडियो बनाने जा रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एसएससी बोर्ड 10वीं कक्षा का साइंस पार्ट फर्स्ट। तो दोस्तों, इसमें पहले हम देखेंगे थ्योरी पार्ट और उसके बाद देखेंगे न्यूमेरिकल्स, जो कि आपको बहुत यूजफुल होंगे। दोस्तों, ये वीडियो एकदम मैं बेसिक कंसेप्ट से बना रहा हूं, जिसमें आपको एकदम वेल डिफाइंड नॉलेज मिलेगा। क्योंकि यह वीडियो आपको एक बार देखना है और उसके बाद 2 से 3 बार आपको रिवीजन करना है। बाद में मैं लिख के देता हूँ, 100% गारंटी देता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। आपको टेक्स्ट बुक खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके दोस्तों, तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि आगे हम क्या पढ़ना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि साइंस फर्स्ट पार्ट में हमें क्या क्या देखना है, कितने चैप्टर से। तो चलो दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखने वाले हैं ग्रेविटेशन, उसके बाद देखने वाले हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, उसके बाद देखने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसके बाद देखने वाले हैं इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद देखने वाले हैं हीट, उसके बाद देखने वाले हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसके बाद देखने वाले हैं लेंसेज, उसके बाद है मेटलर्जी, उसके बाद है कार्बन कंपाउंड्स, उसके बाद है स्पेस मिशन। ऐसे हमें 10 चैप्टर इस पार्ट फर्स्ट में सीखना है दोस्तों। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर जिसका नाम है ग्रेविटेशन। तो दोस्तों, ग्रेविटेशन एकदम इजी चैप्टर है। आपको बताया है मैंने कि पहले थ्योरी पार्ट्स लेंगे और उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेंगे। और दोस्तों, ये पूरी मेरे ग्रेविटेशन होल चैप्टर जो है उसके आपको सीरीज देखना पड़ेगा और आगे भी देखते ही रहो, क्योंकि ये चैप्टर मैं एकदम बेसिक कांसेप्ट से बता रहा हूं और आपको लिख के भी दे रहा हूं। तो चलो दोस्तों, अब चलते हैं ग्रेविटेशन की तरफ। तो दोस्तों, ग्रेविटेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या है ये हमें समझना है। तो ग्रेविटेशन मतलब क्या दोस्तों? तो अट्रैक्शन, उसे हम मूवमेंट्स टूवर्ड भी बोल सकते हैं दोस्तों। 2 बॉडीज या 2 ऑब्जेक्ट रहेंगे, उनमें अट्रैक्शन करवाना है, उसी को क्या बोलेंगे? हम ग्रेविटेशन कहेंगे। ओके, अभी आपको क्वेश्चन आया होगा कि अट्रैक्शन होगा तो कहां होगा, ग्रेविटेशन होगा तो कहां होगा, बराबर। तो जो अट्रैक्शन जो होता है वो अर्थ के सेंटर की तरफ होता है। कहां होता है? अर्थ के सेंटर की तरफ। उसी अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? तो ग्रेविटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन बोलते हैं। तो चलो दोस्तों देखते हैं एक्चुअल डेफिनेशन क्या है ग्रेविटेशन की। तो देखो, द म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन 2 बॉडीज ड्यू टू देयर मासेस इज कॉल्ड एज अ ग्रेविटेशन। मतलब क्या? द म्यूचुअल अट्रैक्शन मतलब क्या? कोई तो भी 2 ऑब्जेक्ट रहेंगे, उनमें क्या होगा? म्यूचुअल अट्रैक्शन होगा। क्या होगा? म्यूचुअल अट्रैक्शन होगा 2 बॉडीज में। ओके, उसके बाद ड्यू टू देयर मासेस, उनका जो मास रहेगा, बराबर, उनका जो मास रहेगा उनको लेकर क्या होगा? उनमें अट्रैक्शन होगा। उसे ही हम क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशन बोलेंगे। समझा दोस्तों? समझ में आ गया होगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। तो चलो दोस्तों आगे देखते हैं ग्रेविटेशन में दूसरा पॉइंट क्या है। तो देखो दोस्तों, मूवमेंट्स आर अ टेंडेंसी टू मूव टूवर्ड्स अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी एज इन द फॉलिंग ऑफ बॉडीज टू द अर्थ। मतलब क्या दोस्तों? जो भी बॉडीज है वो अर्थ की तरफ क्या होती है? फॉल होती है, क्योंकि वो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होती है, बराबर। तो डायरेक्टेड किसकी वजह से होती है? तो किसकी वजह से? तो अट्रैक्शन की वजह से। क्योंकि अट्रैक्शन जो होगा वो कहां होगा? तो 2 ऑब्जेक्ट में होगा। मतलब अर्थ एक ऑब्जेक्ट है अपना और दूसरा कुछ तो भी ऑब्जेक्ट है जो फेंका है आपने ऊपर, बराबर। तो वो नीचे आ रहा है ना, तो मतलब वो अर्थ की तरफ क्या हो रहा है? फॉल हो रहा है। वो डायरेक्टेड टुवर्ड हो रहा है। कहां पे? अर्थ की सेंटर की तरफ,
बराबर। तो किसकी वजह से हो रहा है? तो अट्रैक्शन की वजह से। किसकी वजह से? अट्रैक्शन की वजह से हो रहा है। ओके दोस्तों, आ गया समझ में? तो दोस्तों ये हो गया ग्रेविटेशन। अभी ग्रेविटेशन के बाद उस पर कुछ तो भी फोर्स अप्लाई होगा, बराबर। जो अट्रैक्शन है जिसे हम ग्रेविटेशन बोल रहे हैं, तो उस पर अगर कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब ग्रेविटेशन को अट्रैक्शन करने के लिए जिस भी फोर्स की जरूरत रहती है उसे हम क्या बोलेंगे? तो ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे। ओके दोस्तों, आ गया समझ में? एकदम आपको अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। एक बार सिर्फ आपको अच्छे से तरह से वीडियो देखना है, उसके बाद 2 से 3 बार आपको अच्छे तरह से रिवीजन करना है। गारंटी है कि आपको सब कुछ एकदम लर्न हो जाएगा, एकदम आपको समझ में आ जाएगा, आप कभी भी भूल नहीं सकते हो। तो चलो दोस्तों अभी देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। तो चलो दोस्तों, तो देखो दोस्तों ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? The gravitational force is the force that attracts any two objects with mass. We call the gravitational force is the attractive because it always tries to pull masses together. It never pushes them apart. मतलब क्या दोस्तों? अगर आपके सामने दो बॉडीज है, दो ऑब्जेक्ट्स है, और मैंने आपको बोल दिया कि उनको अट्रैक्ट करवाना है एक दूसरे की तरफ, बरोबर है? अगर आपको बोला कि उनको एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करवाना है, तो अट्रैक्ट करवाने के लिए जिस भी फोर्स की आपको जरूरत है उसी फोर्स को हम क्या बोलेंगे? तो ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे। मतलब क्या दोस्तों? देखो, अगर ये बॉडीज है, ये भी बॉडीज है, बराबर है, ये दो बॉडीज है, इनको एक दूसरे की तरफ क्या करना है? अट्रैक्ट करवाना है। क्या करवाना है? अट्रैक्ट करवाना है। तो आप ऐसे भी अट्रैक्ट नहीं करवा सकते, बराबर। तो आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ तो भी एक तो मैन फोर्स देना पड़ेगा, उस बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है आपको। तो आपको कुछ तो भी फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, या इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, कुछ तो भी फोर्स आपको देना ही पड़ेगा। तभी वो बॉडी क्या होगी? मूव करेगी एक जगह से दूसरी जगह। तो ये मूव करने के लिए जिस भी फोर्स की आपको जरूरत है उसी फोर्स को हम क्या बोलेंगे? तो ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे। ओके दोस्तों, आया समझ में? और ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो रहता है वो किसी भी बॉडी को पुश नहीं करता। क्या बोल रहा है? बिकॉज अट्रैक्टिव। क्या बोल रहा है? बिकॉज अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव है वो, और रिपल्सिव है क्या? नहीं है। वो अट्रैक्टिव करेगा और रिपल्स नहीं करेगा। रिपल्स मतलब क्या? पुश करना। तो पुश करेगा क्या? नहीं, नेवर भी पुशेस, बराबर, नेवर भी पुशेस। वो क्या करेगा? क्योंकि वो फोर्स क्या है? ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स नहीं है, इसीलिए वो पुश नहीं करेगा, ओनली एंड ओनली अट्रैक्टिव करेगा। समझ में आया दोस्तों? समझ में आया होगा दोस्तों, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो दोस्तों, आगे हमें दिया है एक डायग्राम दी हुई है, अपने टेक्स्ट बुक पे भी आपको ये डायग्राम देखने के लिए मिलेंगी। तो दोस्तों इस डायग्राम में क्या दिख रहा है आपको? तो आपको सभी को पता है कि ग्रेविटेशन की डिस्कवरी किसने की, बराबर है? तो सर आइजैक न्यूटन, ये आपको सभी को पता है, बराबर है? तो हमने भी कहावत सुनी है, बराबर है? स्टोरी करके एक बना दिया है सब साइंटिस्ट लोगों ने, बराबर है? अपने आपके बुक में भी वो देखने के लिए मिलता है ग्रेविटेशन का डिस्कवरी किसने किया और कैसे हुआ, बराबर? तो सबको पता है कि सर आइजैक न्यूटन ने इसका मतलब इस ग्रेविटेशन की डिस्कवरी की, बराबर? तो देखो दोस्तों, ये क्या है? अपनी ये अर्थ है। क्या है? अर्थ है। उसके बाद ये एक पेड़ है। अब एप्पल का अभी डिस्कवरी किया है तो एप्पल का ही करना पड़ेगा, बराबर? तो एप्पल का ट्री है। उसके बाद एप्पल क्या हो रहा है? अर्थ की तरफ गिर रहा है, मतलब अर्थ उसको क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है, बराबर? तो ये अट्रैक्ट कर रही है, मतलब कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स यहां पे अप्लाई हो रहा है।
समझ में आया कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ की तरफ गिर रहा है और अट्रैक्ट कर रहा है, बराबर है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? किसकी वजह से हो रहा है? वो किसकी वजह से हो रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रहा है। क्योंकि जो भी अट्रैक्शन हो रहा है वहां पे कुछ तो भी फोर्स लग रहा होगा, बराबर है। फिर फोर्स कौन सा लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। इसलिए हम क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी इस प्लेट के ऊपर क्या दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है? ये तो यहां पे अट्रैक्ट हो ही रहा है, बराबर है। उसके बाद ये मून भी डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ है, बराबर है, डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, बराबर। अभी आगे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं वो देखेंगे, बराबर। आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलो दोस्तों आगे चलते हैं। तो चलो दोस्तों आगे का पॉइंट देखते हैं क्या है। न्यूटन थॉट्स दैट इफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्ट्स ऑन एप्पल्स ऑन द ट्री एट डिफरेंट हाइट्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब क्या है दोस्तों? न्यूटन ने बताया कि जो फोर्स है, कौन सा? ग्रेविटेशन फोर्स, वो एक्ट होता है एप्पल पे। कैसे? डिफरेंट हाइट। अब आप बोल रहे होंगे कि यहां पे ये एप्पल है और ये अपनी अर्थ है। अगर यहां से ये गिर रहा है, नीचे अट्रैक्ट हो रहा है, तो यहां से भी होगा क्या? 100 मीटर से हो रहा है तो 500 मीटर में से होगा क्या? 1000 मीटर में से होगा क्या? तो ऑलवेज दोस्तों क्यों होगा? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो रहा है? उस पर अप्लाई हो रहा है। अबे आपने डायग्राम पे देखा था, क्या देखा था? ये अपनी अर्थ थी, ये ट्री था और उसके ऊपर मून था। मून भी क्या था? डायरेक्टेड टूवर्ड्स था। किस पे? तो अर्थ की सेंटर की तरफ, बराबर। अर्थ की सेंटर की तरफ क्या था? मून भी डायरेक्टेड टूवर्ड्स थे। क्योंकि ये जो मून है ये अपनी अर्थ की तरफ सराउंडिंग करता है, मोशन करता है, बराबर। उसकी तरह से आपको अगर आगे भी क्वेश्चन पूछा है उन्होंने कि अगर एप्पल डिफरेंट हाइट पे हम रखेंगे तो उस पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होगा क्या? वो अट्रैक्ट करेगी क्या अर्थ? तो ऑलवेज करेगी, क्योंकि उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है। क्योंकि जो एप्पल है वो अपने मून के हाइट के कम है। जो मून की जो हाइट है उससे क्या है? एप्पल कम हाइट पे है ना, उसके ऊपर तो नहीं है। अगर मून अगर अर्थ की सेंटर की तरफ डायरेक्टेड टूवर्ड्स है तो एप्पल भी डायरेक्टेड टूवर्ड्स होगा ही होगा। समझ में आ गया दोस्तों? क्या कि अगर आप एप्पल एक सर्टेन हाइट पे अगर रखते हो, पहले 100 मीटर, उसके बाद 200 मीटर, उसके बाद 500 मीटर, उसके बाद 1000 मीटर अगर आप रखते हो तो उस पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेगा क्या? तो यस, ऑलवेज करेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अप्लाई करेगा। किसी भी ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स ये अप्लाई होगा ही होगा। समझ में आ गया दोस्तों? समझ में आ गया होगा तो उसका स्क्रीनशॉट निकाल दीजिए दोस्तों। तो आगे देखो दोस्तों क्या कहता है दूसरा पॉइंट। कैन इट ऑल्सो एक्ट ऑन अ ऑब्जेक्ट एट इवन ग्रेटर हाइट्स मच फर्दर अवे फ्रॉम द अर्थ, लाइक फॉर द एग्जाम्पल द मून। अभी इसके पहले आपने देखा था, क्या देखा था कि मून को भी क्या करते हैं? अर्थ अपने सेंटर की तरफ क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। किस फोर्स की वजह से? तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, बराबर है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? यस, ऑलवेज। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब अभी आपने देखा कि जो मून था वो डायरेक्टेड कहां पे था? तो अर्थ की सेंटर की तरफ था,
बराबर है, क्योंकि अर्थ और जो मून है, बराबर है, अर्थ और जो मून है उनमें जो अट्रैक्शन है वो अट्रैक्शन है, उसी वजह से अभी तक हमारी अर्थ और वो मून स्टेबल है। उतना ही नहीं तो आपकी जो पूरी सोलर सिस्टम है, बराबर है, जो 8-9 आपके जो प्लैनेट्स है वो भी क्या एक दूसरे के अट्रैक्शन में है, मतलब कांटेक्ट में है, इसलिए वो स्टेबल है। जैसे कि अपना मून अर्थ की तरफ मोशन करता है, वैसे ही अपनी अर्थ और जो बाकी 8-9 प्लैनेट्स है वो भी क्या करते हैं, सन की तरफ क्या करते हैं, सर्कुलर मोशन में ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। समझ में आ गया? इसलिए क्या है, एक दूसरे के क्या है, कांटेक्ट में है। अगर वो कांटेक्ट में नहीं रहते, अगर उनका अट्रैक्शन नहीं रहता तो हम ऐसे स्टेबल नहीं रहते, इधर उधर भटकती आत्मा, बराबर है, भटकती आत्मा के जैसे हम घूमते रहते। समझ में आ गया दोस्तों आपको? इसलिए जैसे भी मून अर्थ की तरफ डायरेक्टेड है, वैसे भी अपनी अर्थ या सन या अदर प्लैनेट्स भी, ये भी एक दूसरे की तरफ क्या है, मतलब अट्रैक्शन उनमें हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स उनमें भी अप्लाई हो रहा है। अभी पहले पॉइंट पे अपन देखा था कि हाइट ली थी, अगर एप्पल का डिस्टेंस अगर 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर अगर किया है तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होगा क्या? तो यस, ऑलवेज होगा। उसके बाद आपने देखा कि मून, एप्पल पे अगर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है तो मून तो बहुत दूर है, बहुत हाइट पे है, तो उस पर भी अप्लाई होगा क्या? तो यस, ऑलवेज होगा, क्योंकि उस पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है। अभी उसके बाद आप बोल रहे हैं कि अगर ये मून पे अप्लाई हो रहा है तो अगर ये सन पे भी अप्लाई होगा क्या? तो वो आगे देखते हैं दोस्तों। ये अगर पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल के अच्छी तरह से इसको समझ लीजिए। अब आगे वाला पॉइंट देखो दोस्तों, क्या है इसमें, कैन इट एक्ट एंड इवन फर्दर ऑब्जेक्ट्स लाइक द अदर प्लैनेट्स एंड द सन। अबे आपने बोला कि डिफरेंट टाइप पे अगर आप एप्पल रखते हो तो उस पर भी अप्लाई होता है, बराबर। उसके बाद आपने मून देखा, मून भी बहुत ऊंचाई पे है, उस पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है। तो अभी जो अपने सोलर सिस्टम है उनमें जो अलग तरह के प्लैनेट से डिफरेंट 7-8 जो प्लैनेट है अपने, बराबर है, और सन है, तो उनमें भी अप्लाई होगा क्या? तो हाँ होगा। अभी आपको पहले पॉइंट में बताया था, क्या बताया था, क्योंकि जो अपने जो सोलर सिस्टम है इनमें जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लैनेट्स है, ये सन है, बराबर है। जैसे कि मून अपने अर्थ की तरफ रोटेशन करता है, उसी तरह से अपनी अर्थ और जो बाकी के प्लैनेट्स है सन को क्या लगाते हैं, रोटेशन लगाते हैं। मतलब क्या, उनमें कुछ तो भी अट्रैक्शन होगा, और जो अट्रैक्शन है उसी वजह से हम स्टेबल है। अगर वो अट्रैक्शन नहीं रहता या ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई नहीं होता तो हम एक जगह पे ऐसे स्टेबल नहीं रहते, क्योंकि भटकती आत्मा की तरह इधर उधर हम हिलते रहते। मतलब जो अभी आपको मिल रहा है या जो अभी आप इस तरह से अभी मतलब अपनी लाइफ निकाल रहे हो, वो लाइफ अलग रहती। कब? जब इनमें अट्रैक्शन नहीं रहता तब। आ गया समझ में दोस्तों? अगर समझ में आ गया होगा आपको, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और अच्छी तरह से पढ़ाई कर लीजिए। तो देखो दोस्तों, आगे हमें देखना है फोर्स एंड मोशन। अभी तो आपने ग्रेविटेशनल फोर्स देखा है, फोर्स आपको पता है कि क्या है फोर्स, बराबर, लेकिन एक्चुअल फोर्स और मोशन में क्या रिलेशन है, बराबर, वो अभी हमें देखना है। तो चलो दोस्तों अभी फोर्स देखते हैं। तो क्या है फोर्स की प्रॉपर डेफिनेशन? पुश और पुल विच कैन चेंज द पोजीशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज अ फोर्स। मतलब क्या? पुश or pull which can change the position of the body is called as a
फोर्स मतलब क्या, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, बराबर है, जब तक आप उसको पुश या पुल नहीं करते तब तक वो अपनी जो लोकेशन है वो चेंज नहीं करती, बराबर है। मतलब क्या दोस्तों, कि ऐसा एक ऑब्जेक्ट कि उस ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह में लेके जाना है आपको, बराबर, उसी क्या कहेंगे हम, फोर्स कहेंगे। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को अगर आपको यहां लेके जाना है तो कुछ तो भी एनर्जी लगेगी ना, बराबर। एनर्जी मतलब ही क्या, ये फोर्स है। आया समझ में दोस्तों? समझ में आ गया होगा तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल दीजिए। तो दोस्तों अभी आपको फोर्स के टाइप्स भी पता होंगे, इलेक्ट्रिकल फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ऐसे बहुत सारे फोर्सेस है दोस्तों। मतलब क्या दोस्तों, एक ऐसी बॉडी जिसको पुश या पुल करके उसकी पोजीशन चेंज करना है, उसे हम क्या बोलेंगे, तो फोर्स बोलेंगे। ओके, आया समझ में दोस्तों? तो चलो आगे का पॉइंट क्या है, तो मोशन। तो मोशन क्या रहती है, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। चलो दोस्तों देखते हैं क्या है। द बॉडी इज मूविंग वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। ऑब्जेक्ट बोलो या बॉडी बोलो, दोनों एक ही है। ओके, बॉडी की जगह अगर आप ऑब्जेक्ट भी बोलते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आया समझ में दोस्तों? तो क्या, द बॉडी इज मूविंग वन प्लेस टू द अनदर प्लेस, मतलब क्या कि एक ऐसी बॉडी है वो मूव हो रही है यहां से यहां, इसे हम क्या बोलेंगे, मोशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मोशन बोलेंगे। द बॉडी और ऑब्जेक्ट इज मूविंग वन प्लेस टू द अनदर प्लेस इज कॉल्ड एज अ मोशन, इज कॉल्ड एज अ मोशन। ओके दोस्तों, समझ में आ गया होगा तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल दीजिए। तो चलो दोस्तों, इस पार्ट का हम अभी लास्ट पॉइंट देखेंगे। उसमें क्या है, we have seen that a force is necessary to change the speed as well as the direction of the motion of an object। मतलब क्या दोस्तों, तो ये जो फोर्स है ये क्या करेगा, जो ऑब्जेक्ट है मोशन में, जो ऑब्जेक्ट है मोशन में उनकी उसकी जो स्पीड है, स्पीड वेलोसिटी अपन बोलते हैं, बरोबर है, स्पीड और वेलोसिटी और उसकी डायरेक्शन ये क्या करेगा, चेंज करेगा। क्या है फोर्स की डेफिनेशन, पुश और पुल विच कैन चेंज द पोजीशन ऑफ द बॉडी। अगर ये बॉडी यहां से यहां जा रही है, बराबर है, तो उसको कुछ डायरेक्शन मिली, बराबर है, डायरेक्शन रिकॉर्ड किया उस ऑब्जेक्ट ने, उसके बाद यहां पे थी तो उसको कुछ तो भी स्पीड या वेलोसिटी लगी होगी, बराबर। इसलिए वो सेंटेंस बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वी हैव सीन दैट अ फोर्स इज नेसेसरी टू चेंज द स्पीड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आया समझ में दोस्तों? समझ में आ गया होगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। ऐसे हमारे वीडियोस देखते रहो दोस्तों, आपको अच्छा वेल डिफाइंड नॉलेज मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे अभी सुंदरकर एकेडमी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू।